आदरणीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मंत्री के उत्तर में प्रोग्राम का विवरण है, लेकिन जो माननीय सदस्य मेरे से पहले जो डिटेल्स की जो मांग कर रहे थे, संख्या की जो मांग कर रहे थे, उसका विवरण नहीं आया है। कहीं चाय बागान के जो श्रमिक हैं, ज्यादातर महिलाएं हैं, उनमें अनीमिया और ट्यूबरकुलोसिस की बहुत बड़ी समस्या है। और यहाँ पे उत्तर में टी गार्डन के अस्पतालों का विवरण है, लेकिन उन अस्पतालों में डॉक्टर कितने हैं उसका विवरण नहीं है। डॉक्टर वहां पे नहीं है। और ट्यूबरकुलोसिस जो है, क्योंकि वो पानी से जुड़ा हुआ है, वहां पे ना ड्रिंकिंग वाटर का उन्होंने सप्लाई पर उन्होंने ध्यान दिया है, ना जो आपका प्रश्न क्या है? सर मैं आ रहा हूं सर। और जो नाले हैं, नाले में जो गंदगी है, गंदगी जो गंदा पानी है जो बहता नहीं है, बारिश के समय जो पूरा पानी आ जाता है, उसके कारण टीबी होता है। क्योंकि ये सारे चीजें इनके उत्तर में उनका विवरण नहीं हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उन्होंने टी गार्डन को स्पेसिफिक लेके उनको एक असेसमेंट करना चाहिए और टी गार्डन अस्पतालों में डॉक्टर की जो कमियां हैं उसको ये गंभीर रूप से लें और गंदी नालों के कारण जो आज टीबी का समस्या फैल रहा है उस पर ये और अपना जोर से ये एक सेंट्रल टीम असम में पहुंचाए। श्री अजय माकन सर, धन्यवाद। 25 मिनट्स। ओके सर, धन्यवाद सभापति महोदय। वेरी कैप्टिवेटिंग स्माइल। आई एम श्योर यू विल कंटिन्यू विद इट। सर आई विल सर। थैंक यू। आपके आशीर्वाद से जरूर। थैंक यू सर। ये गृह मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण है और व्यक्तिगत तौर के ऊपर मैं ये समझता हूं कि इसमें मुझे बोलने का मौका मिला है आज। मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूं, क्योंकि इस मंत्रालय में बतौर एमओएस मैंने काम किया और चिदम्बरम साहब उस वक्त गृह मंत्री थे और मैं उस वक्त उनका गृह राज्य मंत्री था। और बहुत सारे विभाग इन्होंने मुझे जिसको काम करने के लिए दिया, उसके अंदर मैंने इनसे सीखा भी और बहुत सारी चीजों में मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ सकारात्मक सुझाव मैं दूंगा। मेरे से दोनों पूर्व वक्ता एक वन लाइनर में विशेषता रखते हैं और एक दूसरा पोइट्री में विशेषता रखते हैं। मैं इन दोनों का मुकाबला तो नहीं करूंगा, लेकिन जो मैंने सीखा है इस गृह मंत्रालय के अंदर, मेरे सकारात्मक विपक्ष के, सजग विपक्ष के तौर के ऊपर मेरी कोशिश होगी और मैं कुछ सुझाव भी दूंगा। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं दिल्ली से शुरू करना चाहता हूं। अभी 2 दिन पूर्व दिल्ली के अंदर कोहाट एनक्लेव के अंदर एक वृद्ध दंपति की हत्या हो गई और 2-3 दिन पहले ही दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में एक व्यापारी से 80 लाख रुपए छीन करके भाग गए। दिल्ली इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्राइम कैपिटल बन गया और दिल्ली सीधे के सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर आता है। दिल्ली पुलिस सीधे उसके अंदर आती है और ये बावजूद इसके हो रहा है कि दिल्ली के अंदर हाईएस्ट पुलिस पॉपुलेशन रेशियो पूरे कंट्री के अंदर। दिल्ली के अंदर लगभग 11,000 करोड़ रुपया 12,000 करोड़ रुपए के बीच में केंद्र सरकार खर्च करती है दिल्ली के अंदर, बावजूद उसके ये हो रहा है। मैंने एनसीआरबी के लेटेस्ट आंकड़े निकाले, मैं आपके माध्यम से सदन में शेयर करना चाहता हूं सभापति महोदय। पूरे हिंदुस्तान में क्राइम अगेंस्ट विमेन का रेट 66.4 है, यानी 1 लाख में 66 महिलाओं के ऊपर क्राइम होता है, पूरे हिंदुस्तान का रेट। और पूरे हिंदुस्तान में 66 है, दिल्ली में कितना है? 144। रैंक के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 कौन है? दिल्ली। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन में पूरे हिंदुस्तान का 36 का रेट है, दिल्ली का 134। पूरे हिंदुस्तान के अंदर रैंकिंग में नंबर 1 कौन है? दिल्ली। क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन पूरे हिंदुस्तान के अंदर 27.5 का पूरे हिंदुस्तान के अंदर रेट है, दिल्ली में कितना है? 114। रैंक कितना है दिल्ली का? नंबर 1 दिल्ली के अंदर। तो आज दिल्ली जो केंद्र के पुलिस के सीधे के सीधे अंतर आती, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें वन लाइनर्स या पोएम या इन सब चीजों के नहीं, मैं विशुद्ध आंकड़ों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं और इसमें मेरे आगे सुझाव भी। टोटल केसेस पेंडिंग ट्रायल अगर हम सब मेट्रोपॉलिटन सिटीज का देखें
तो क्राइम अगेंस्ट विमेन के अंदर मुंबई में 31,000 के करीब केसेस कोर्ट में पेंडिंग, कोलकाता में 15,000, बेंगलुरु में 18,000, हैदराबाद में 10,000 और दिल्ली में कितने 77,000। 77,000 केसेस कोर्ट के अंदर पेंडिंग है दिल्ली के अंदर। और 2016 के एनसीआरबी के फिगर से मैंने कंपेयर किया तो 2016 में एनसीआरबी कहती है कि दिल्ली में 29,000 केसेस केवल पेंडिंग थे, अब बढ़ करके 77,000 केसेस हो गए। और यही नहीं, इसके साथ में अगर हम क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन का देखें तो मुंबई में 10,000, कोलकाता में 3,000, बेंगलुरु में 3,000, हैदराबाद में 1,600 और दिल्ली के अंदर 19,000 केसेस पेंडिंग है कोर्ट के अंदर। तो सभापति महोदय, इसके अंदर मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि यह केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मिलकर के काम करने की जरूरत है पेंडिंग केसेस में। अभी तक के तो पिछले 10 वर्ष में समझ में आता है कि इधर की बात उधर, उधर से इधर, लेकिन अगर ये ट्रायल केसेस, ट्रायल कोर्ट के अंदर पेंडिंग केसेस कम कर दिए जाएं, न्याय जल्दी मिलना शुरू हो जाए, तो एक ये बहुत बड़ी भूमिका आगे आने वाले समय में कम से कम क्राइम अगेंस्ट विमेन, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन और क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन, तीनों के अंदर दिल्ली नंबर 1 बना हुआ है। ये नहीं होना चाहिए। सभापति महोदय, दूसरा महत्वपूर्ण विषय मैं लेना चाहूंगा। अभी फार्मर्स एजिटेशन चल रहा था पंजाब के अंदर, फार्मर्स को अभी परसों उठा करके फेंक दिया गया। मैंने इस स्पीच की तैयारी के लिए, मुझे याद था बीपीआरएनडी मेरे को चिदम्बरम साहब ने दिया हुआ था। बीपीआरएनडी के अंदर एक बड़ा अच्छा चैप्टर होता था एजिटेशंस का, और वो एजिटेशन का चैप्टर बताता था कि पूरे देश भर में कितने कम्युनल एजिटेशंस हुए, कितने स्टूडेंट्स एजिटेशंस हुए, कितने फार्मर्स एजिटेशन हुए, ये सारे के सारे चैप्टर बताता था। और ये चैप्टर अगर आप देखें तो इसके अंदर पूरे आंकड़े पूरे के पूरे राज्यभर होता था और टेबल्स होते थे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता था। मैंने कहा कि इसको देखते हैं लेटेस्ट बीपीआरएनडी की रिपोर्ट में। जब बीपीआरएनडी की लेटेस्ट रिपोर्ट देखी तो एजिटेशन का चैप्टर गायब, पिछले साल की देखी उसमें गायब, और 2017 में जाकर के मुझे आखिरी में एजिटेशन का चैप्टर मिला। और हमारे जब डिपार्टमेंट रिलेटेड मीटिंग हुई तो मैंने उसके अंदर बात रखी, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे राधामोहन अग्रवाल जी का। उन्होंने हमें इजाजत देते हैं, फ्रीडम देते हैं पूछने का और रिकॉर्ड करते हैं। मैं उनको ऑफिशियली यहां पे आज ऑपोजिशन में होने के बावजूद उनको धन्यवाद करता हूं कि ये सब चीजें रिकॉर्ड पे आती। और डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी में जब मैंने इसको उठाया और उसके अंदर जो जवाब आया वो रिपोर्ट के अंदर है, मैं केवल 2 वो पंक्तियां पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। पैरा 4.13.3 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है, यह पूछे जाने पर कि आंदोलन अध्याय का प्रकाशन कब से बंद हुआ, सूचित किया गया कि भारत में आंदोलनों पर डेटा 2004 से 2017 तक डेटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बाय बीपीआरएनडी में प्रकाशित किया गया था। हालांकि 2017 के बाद इस अध्याय को बंद कर दिया गया, खुद मान रहे। और आगे इसका कारण देते हैं जो बहुत ध्यान से सुनने वाला। मंत्रालय की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा भारत में अपराध रिपोर्ट में लोक शांति के विरुद्ध अपराध श्रेणी के तहत पहले से ही इस तरह का डेटा प्रकाशित किए जा रहे हैं। फिर मैं पढ़ना चाहता हूं, भारत में अपराध रिपोर्ट में, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट में लोक शांति के विरुद्ध, क्राइम अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अपराध श्रेणी के तहत पहले से ही आंदोलन के इस तरह से डेटा प्रकाशित किए जा रहे हैं। इसलिए निर्णय लिया गया कि एनसीआरबी इस डेटा को प्रकाशित करना जारी रखेगा और बीपीआरएनडी अब इसे एकत्र या प्रकाशित नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आंदोलन को गृह मंत्रालय यह मानता है कि यह अपराध की श्रेणी में और यह क्राइम है। आंदोलन करना एक क्राइम है और आंदोलन को क्योंकि अपराध की श्रेणी में रखा जाता है और ये अपराध को एनसीआरबी उसका डेटा करता है, इसलिए एजिटेशन का चैप्टर बीपीआरएनडी में डालने की जरूरत नहीं। सभापति महोदय, प्रश्न ये उठता है कि क्या आंदोलन अपराध की श्रेणी में आते हैं?
जब वंचित एवं शोषित व्यक्ति सब जगह से हारकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को जनता के सामने करता है, तो क्या वो अपराधी बन जाता है, अपराधी की श्रेणी में आ जाता है? मूल प्रश्न यह है कि हमारे किसान क्या अपराधी हैं? क्या हम लोकतंत्र में हैं या हम पुलिस स्टेट के अंदर हैं कि जबकि हम एजिटेशन का डेटा इकट्ठे करने की जगह अब अपराध जो है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को जो खराब करेगा उसके श्रेणी के अंदर ये आ जाएंगे। मैंने साथ साथ में एजिटेशन के इस चैप्टर से एजिटेशन के किस तरीके से परिभाषित किया जाता है उसको मैंने देखा। एजिटेशन को जो हमारे समय में परिभाषित किया जाता था वो असल में महात्मा गांधी के एजिटेशन की परिभाषा थी, और वो कहती है agitations are collective expression of dissatisfaction with the state authorities and others on a variety of issues like education, essential services, transport facilities, wages, etc. In a democratic system, expression of protest by different groups, subgroups of public is a common feature. Police personnel of both the states and CAPFs need to consciously strive for upgrading their professional skills and behavior skills in order to manage crowd agitated over any perceived, real or imaginary cause of injustice, dissatisfaction against the authorities or some other sections of the society without use of force as far as possible. तो जो एजिटेशन का जो मूल भावना थी, जो उस एजिटेशन करने का लोकतंत्र के अंदर एक अधिकार दिया गया था, उस अधिकार को एक तरीके से खत्म कर दिया गया। और इसमें आंकड़ों में भी फर्क आते हैं। 2016 के आंकड़े जो 2017 की रिपोर्ट में आखिरी बार जो प्रकाशित किए गए, बीपीआरएनडी की एजिटेशन चैप्टर में 1,15,000 आंदोलन को उसके अंदर दिखा गया, और 2016 के एनसीआरबी के अपराध की श्रेणी के अंदर मात्र 72,000 उसको मेंशन करे गए, यानी 37% जो आंदोलन हुए वो पूरे के पूरे गायब कर दिए गए। और ये मंशा हमारी सरकार की है कि ना केवल इस एजिटेशन के चैप्टर को हटा दिया जाए, बल्कि हमारे देश के अंदर अलग अलग स्थानों के ऊपर जो एजिटेशन हो रहे हैं उन एजिटेशन के ऊपर भी पर्दा किसी ना किसी बहाने कर दिया जाए। सभापति महोदय, बेशक ये कुछ लोगों को अभी इसकी महत्व समझ नहीं आएगा, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण है। अगर आप इसके ऊपर चादर डालेंगे, इन बातों के ऊपर कंबल डालेंगे, तो अफवाहें फैलाने वाले, झूठ बोलने वाले किसी भी प्रकार के कोई भी आंकड़े देंगे और उसको हम लोग किसी भी तरीके से हम लोग उसको ठीक करने, काउंटर करने की स्थिति में नहीं होंगे। इसलिए मेरा फिर से कहना है हमारे गृह मंत्रालय को, बीपीआरएनडी का जो चैप्टर एजिटेशन के ऊपर 2004 से हम लोगों ने शुरू किया था, 2017 में जो आपने बंद करा उसको वापस शुरू करना चाहिए। इसको अपराध की श्रेणी से हटा दीजिए। एजिटेशन करना, आंदोलन करना अपराध नहीं होता। आप लोग भी जब ऑपोजिशन के अंदर थे, बीजेपी भी जब ऑपोजिशन में थी, हम लोग भी छात्र आंदोलन से निकले हैं, हम लोग भी ट्रेड यूनियन से निकले हैं, आंदोलन करते हैं, और हम वो आंदोलन भी करते हैं जिसमें पुलिस परमिशन भी होती है, जंतर मंतर पर भी बैठते हैं, भूख हड़ताल भी करते हैं। तो क्या हर आंदोलन अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा? और वो आंदोलनों की लिस्ट, आंदोलनों की बारे में बातें पूरे के पूरे देश को एनुअल रिपोर्ट के अंदर आनी चाहिए। मेरा विनम्र निवेदन हमारे गृह मंत्रालय से। सभापति महोदय, भारत का एक प्रकार से ये स्वर्णिम काल की दहलीज के ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं। सभापति महोदय, ये स्वर्णिम काल का कारण और कोई नहीं बल्कि हमारे देश के युवा। हमारे देश की आबादी, युवा आबादी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा है इस वक्त। हमारे 65% देश की आबादी 25 वर्ष से कम है। अगर मीडियम मध्य आयु अगर हमारे देश की पाई जाए तो 28 वर्ष हमारी है, यानी आधी आबादी हमारी 28 वर्ष से कम है। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में इसको अगर हम मुकाबला करें तो जापान के अंदर जो मीडियन वैल्यू है, मध्य आयु है, वो 49 ईयर्स की है। जर्मनी के अंदर 47 वर्ष की है। अमेरिका के अंदर यह 39 वर्ष की, और हम 28 वर्ष पे हैं। हमारे सामने ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड हम लोग कहते हैं, हमारा जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं कि जो हम लोगों को मिलता है, जिसका फायदा हम लोगों को मिल रहा है। सभापति महोदय, लेकिन ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का विंडो, ये खिड़की हमेशा के लिए हमारे सामने खुली हुई नहीं है। ये केवल अगले 25 वर्षों के लिए, क्योंकि 2050 आते आते हमारी मध्य आयु हमारे देश की 28 से बढ़कर के 39 हो जाएगी, जो आज अमेरिका की।
तो हमारे सामने ये केवल 25 वर्ष हैं जिसमें हम लोग इस युवा आबादी का फायदा उठा सकें। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे देश के खिलाफ में साजिश हो रही है, जिसको रोकने के अंदर हमारी केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय मुझे लगता है कि विफल हुई है। और उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि वो नशे की शिकार हो रही है। आज नशे की वाकया घटनाएं इतनी तेजी से हमारे देश के अंदर बढ़ रही, और उसके मैं आंकड़े देना चाहता हूं जो हम लोगों के सामने हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभापति महोदय, 2010 और 2014 के बीच में कुल एनडीपीएस की घटनाएं, नशे की घटनाएं पूरे देश में 33,000 थी, और 2022 के लेटेस्ट एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि ये घटनाएं 33,000 से बढ़ करके 1,15,000 होगी, 4 गुना से भी ज्यादा। ये रेट जो है प्रति लाख पॉपुलेशन 2010 से 2014 के बीच में 2.7 का रेट था, आज ये रेट 8.7 का है, 2.7 से बढ़कर के 8.7, और ये हर साल बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि एकदम झटके से बढ़ गया। 2017 में रेट 5 था और टोटल इंसिडेंट 64,000 थे। 19 में 5.4 था रेट और टोटल घटनाएं 73,000। 21 में 6.3 रेट और टोटल घटनाएं 78,000, और अब 2022 में रेट 8.7 और टोटल घटनाएं 1,15,000। ये बढ़ करके टोटल बढ़ करके 4 गुना अगर 2010 और 2014 के बीच में करें तो ये इतना बढ़ गई। ये कुल बढ़ोतरी 247% की बढ़ोतरी केवल 10 वर्षों के अंदर 247% बढ़ा है एनडीपीएस की घटनाएं। दिल्ली के अंदर जो राष्ट्र की राजधानी है, जहां पे पुलिस भी इनकी, दिल्ली के अंदर जहां पूरे राष्ट्र में 247% बढ़ा है, दिल्ली के अंदर 546% बढ़ा। 2015 में जहां पे केवल 277 घटनाएं एनडीपीएस की हुई थी, 2024 में बढ़कर के ये 1789 घटनाएं हो गई। दिल्ली के अंदर 546% दिल्ली के अंदर एनडीपीएस की घटनाओं के अंदर बढ़ोतरी हुई है। आज दिल्ली की स्थिति ये है, आज देश के अंदर स्थिति ये है। यही नहीं, अभी 2 दिन पहले राज्यसभा के अंदर रणदीप सुरजेवाला जी के एक प्रश्न में जवाब दिया कि कहां कहां के किस तरीके के ड्रग्स कितने कितने सीज करेंगे। इसको पूरी की पूरी लंबी लिस्ट है, इसमें से मैंने निकाला कि सिंथेटिक ड्रग्स की क्या स्थिति, और वो मेरी चिंता है, वो मैं गृह मंत्री को बताना चाहता हूं। और सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि सिंथेटिक ड्रग्स जो है वो खतरनाक होता है, उसको लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किया जाता है, और सिंथेटिक ड्रग्स की एक बार आदत पड़ जाए तो छूटनी मुश्किल होती है। और सिंथेटिक ड्रग्स एक बहुत ही खतरनाक नए आयाम के ऊपर ड्रग्स के अंदर और नार्कोटिक्स के अंदर लेकर के जाने वाली चीज है। और इसमें कुल 6 सिंथेटिक ड्रग्स के बारे में ये लिस्ट थी, और उसमें 2022, 23, 24 में कितनी कितनी किलोग्राम में पकड़े गए, इसके बारे में ये लिखा है। और मैं ये बताना चाहता हूं, एक बार 2022 और 24 के मैं आंकड़े सिर्फ कितने कितने किलोग्राम में पकड़े गए, उससे आप अंदाजा लगाएं कि क्या फर्क है। एटीएस 2022 में 1,224 किलोग्राम, 24 में 8,200 किलोग्राम, 7 गुना ज्यादा। केटामिन 2022 में 3 किलोग्राम, 2024 में 65 किलोग्राम, 22 गुना बढ़े। एलएसडी 2022 0, 2023 0, 2024 में 1 किलोग्राम, यानी शुरू हो गया। एमडीएमए 22 में 63 किलोग्राम और 24 में 195 किलोग्राम। मेफेड्रोन 2022 में 2,872 किलोग्राम और 2024 में 3,559 किलोग्राम। मेस्कालीन 2022 में 2 किलोग्राम और 2024 में 25 किलोग्राम। सभापति महोदय, ये सिंथेटिक ड्रग जो 22 गुना, 20 गुना 2 सालों के अंदर बढ़ रहे हैं, आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरीके से किस जगह के ऊपर हम लोग। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं तो आंकड़े जो हमारे को दिए हैं यहां पे इसी हाउस में वही बोल रहा हूं, और मैं उम्मीद करूंगा गृह मंत्री जी इसका जवाब दे। जो चीज अच्छी लगे उसको माने, जो अच्छी नहीं लगे उसको नहीं माने। यही गृह मंत्री हम सुझाव दे सकते हैं, ऑपोजिशन होने के नाते हम ये बातें सामने रख सकते हैं। सभापति महोदय, इतिहास गवाह है कि पहले ड्रग्स और नारकोटिक्स आते हैं और फिर गैंग वॉर और टेररिज्म आता है। पंजाब के अंदर
आज यहां पर पूरे देश में 8.7 है, पंजाब के अंदर ये रेट है 40। 8.7 देश का रेट और पंजाब का 40। केरल के अंदर हमारे एक साथी ने अभी कुछ दिन पहले यहां पे नोटिस दिया था 0R का, पूरे देश में 8.7 है, केरल में और भी खराब है, केरल में 74 है, 74 का रेट केरल के अंदर। तो सभापति महोदय, ये साजिश नहीं है तो क्या है हमारे देश के युवाओं का, जहां पर कुछ राज्यों में खास तौर के ऊपर जो हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं वहां पर क्यों इस तरीके की चीजें हो रही हैं। पाकिस्तान से 5-5 किलो के ड्रोन से हमारे यहां पे ड्रग्स आ रहे हैं, इसको कौन रोकेगा। 50 किलोमीटर बीएसएफ की जो एम्पावर करी है किसने किया, आपने किया है, तो ड्रोन को कौन रोकेगा। 5-5 किलोग्राम से आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब के अंदर ड्रोन से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, गैंगस्टर्स पंजाब के अंदर जेल से ऑपरेट कर रहे हैं। ये टेररिज्म का उठता हुआ नाग नहीं है तो क्या है। हाल के वर्षों में पंजाब पुलिस स्टेशन में ग्रेनेड हमले हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं की लक्षित हत्याएं हो रही, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की संलिप्तता द्वारा चिन्हित किया गया। 2022 से लेकर अब तक कम से कम 15 प्रमुख घटनाएं हुई हैं, जिसमें आरपीजी रॉकेट चलित ग्रेनेड, निम्न तीव्रता विस्फोट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स जैसे खालिस्तान समर्थक समूहों से जुड़ी हत्याएं शामिल। सभापति महोदय, 14 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जो पाए जा रहे हैं वो AK-47 पाए जा रहे हैं इनके पास, ग्लॉक पिस्टल्स और आर्गेस ग्रेनेड पाए जा रहे हैं। आर्गेस ग्रेनेड क्या है जिसका इस्तेमाल हो रहा है, ये ऑस्ट्रियन मेड ग्रेनेड है। ऑस्ट्रियन ग्रेनेड जिसका इस्तेमाल वहां पर हो रहा है पंजाब में, उसका इस्तेमाल मुंबई अटैक में और हमारे यहां पार्लियामेंट के अटैक में हुआ। तो ये कैसे आ गए हमारे देश के अंदर, कैसे इनका इस्तेमाल पंजाब के अंदर हो रहा है। मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री जी जब इसकी बात करें, क्योंकि ड्रग्स के साथ में अगर यहां पर इस प्रकार के ग्रेनेड अटैक जो ऑस्ट्रियन मेड ग्रेनेड से, जिसका इस्तेमाल मुंबई अटैक के अंदर हुआ, जिसका इस्तेमाल पार्लियामेंट के अटैक के ऊपर हुआ, वो अगर पंजाब के अंदर अगर आज उनका इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब साजिश गहरी है, इसका मतलब साजिश सीमा पार से आ रही है, जिसका हमको रोकना है, जिसको रोकना गृह मंत्रालय को है। ये मैं आज कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, जब बॉर्डर से आ रहा है, सीमा पार से आ रहा है, तो सीमा पे रोकने का काम गृह मंत्रालय का। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अलग अलग स्कीम्स हैं। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में 2024-25 में बजट एलोकेशन 335 करोड़ का था और रिवाइज्ड एस्टीमेट कितना, 335 करोड़ से घट करके 110 करोड़, 225 करोड़ रुपए लैप्स हो गए, खर्च नहीं कर पाए। 67%, 2/3 लैप्स हो गए बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम में 2023-24 में 10.52%, लगभग 11% लैप्स। 2024-25 के अंदर इस वर्ष 19% लैप्स, और पिछले 2 वर्ष के अंदर 3000 करोड़ रुपए मुश्किल से खर्च किए गए, और इस वर्ष बजट रखा गया है 5590 करोड़ का। मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे गृह मंत्री जी से कि जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम है, उसके अंदर अगर आप खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के, ये कैपिटल सेक्शन के ऊपर खर्च होता है, पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के जब तक आप कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पे ध्यान नहीं देंगे, ये पैसा लैप्स होता रहेगा। और ये पैसा लैप्स इसलिए होता रहेगा क्योंकि ये पिछले 7 सालों का मैं फिगर देने जा रहा हूं। डिमांड नंबर 51 जो पुलिस की है, जिसमें बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, BADP, पुलिस मॉडर्नाइजेशन, हाउसिंग, ये सारी की सारी चीजें हैं। 2018-19 में 13% वापस, 19-20 में 17% वापस, 20-21 में 48% वापस, 21-22 में 24% वापस, 22-23 में 21% वापस, 23-24 में 16% वापस, 24-25 में 21% वापस। पिछले 7 वर्षों में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और पुलिस मॉडर्नाइजेशन के ऊपर आपने 17,697 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाए, जो वापस करना पड़ा। ये आपके बजट के रिकॉर्ड्स कहते हैं। और टोटल 22.93%, यानी 1/4 लगभग जो बजट एलोकेशन होता है उसको आप खर्च नहीं कर पाते। इसलिए मेरा अनुरोध है
गृह मंत्री जी की इसको आप अलग से इसका ध्यान दें, क्योंकि ये पुराना रिकॉर्ड के हिसाब से इतना पैसा जो लैप्स लगातार हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, ये आगे हमारे खर्च होना चाहिए। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन का प्लान, फोर्थ मॉडर्नाइजेशन प्लान 2022 से 2026 तक के 1523 करोड़ रुपए का 2022 से 2026 तक का सोचा गया, जिसमें 1523 करोड़ रुपए रखे गए। अब 2025 चल रहा है, इस 1523 करोड़ में से कितना खर्च हुआ पुलिस मॉडर्नाइजेशन में, सेंट्रल आर्म फोर्सेज मॉडर्नाइजेशन में 1523 करोड़ में से केवल 287 करोड़ रुपया खर्च हुआ, केवल 19% खर्च हुआ, 81% पैसा अभी तक के आप लोग इस पे खर्च नहीं कर पाए। तो जब सीएपीएफ के मॉडर्नाइजेशन प्लान को जब आप लोग ठीक तरीके से नहीं खर्च कर पा रहे, जब बॉर्डर एरिया के इंप्रूवमेंट प्रोग्राम को आप लोग ठीक तरीके से खर्च नहीं कर पा रहे, तो किस तरीके से हम उम्मीद करेंगे कि हमारी सीमा को आप रोकेंगे। ड्रोन से हमारे यहाँ पे ड्रग्स आ रहे हैं और उन ड्रोन के ड्रग्स को नहीं रोक पा रहे, हमारे यहाँ पे बॉर्डर से क्रॉस होकर के ड्रग्स आ रहे हैं, ऑस्ट्रियन ग्रेनेड्स आ रहे हैं, AK-47 आ रहे हैं और हम इसको नहीं रोक पा रहे हैं। सभापति महोदय, इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, BPRND की लेटेस्ट रिपोर्ट कहती है कि कुल हमारे यहां पर जो टोटल जो स्ट्रेंथ है उसमें 11% की पुलिस फोर्सेज में वैकेंसी है। 1,10,000 पैरामिलिट्री फोर्सेज की जगह खाली है, रिक्त है, वहां पे भर नहीं है। तो सभापति महोदय, जब हम पैसे खर्च नहीं कर पा रहे, जब हम लोग जो हमारे सैंक्शन पुलिस फोर्स की जो स्ट्रेंथ है उसमें से 11% जब सैंक्शन पुलिस फोर्स की हमारी स्ट्रेंथ खाली है, तो हम ये कैसे उम्मीद करेंगे कि हमारी फोर्सेज अच्छी तरीके से काम कर सकें। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, दो छोटी छोटी बातें करनी है मुझे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और वो बात हमारी सेंसस से, 2011 का सेंसस चिदम्बरम साहब ने उसका काम मुझे दिया था 2009 में जब मैं मंत्री बना था, और सेंसस का काम 2011 का हमने 2009 से शुरू कर दिया था, उसके शेड्यूल बनाने, ट्रेनिंग करनी, सब चीजें। अब सेंसस के हमारे लिए क्यों जरूरी है? सेंसस हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हमारे सारे प्रोग्राम्स जो पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं वो सेंसस पॉपुलेशन की एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे होता है। 2011 के अंदर 121 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन थी, एक्सपेक्टेड अभी 146 करोड़ की, 25% पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 70% ग्रामीण और 50% शहरी लाभार्थी हो सकते हैं, यानी 15 करोड़ गरीब लोग आज की डेट में अगर सेंसस होते हैं तो 15 करोड़ गरीब लोगों को NFSA का फायदा मिलेगा, और वो फायदे से आप लोग वंचित रख रहे हैं क्योंकि सेंसस नहीं करा है। हमारे NSSO के जो सैंपल सर्वेज होते हैं उसके अंदर जो एनुमरेशन ब्लॉक सेंसस से निकलते हैं वो उसका आधार बनता है सैंपलिंग का, जिसके आधार के ऊपर वो तय करते हैं कि कहां कहां से सैंपल निकालें। समाप्त करें माननीय सदस्य। और अभी हमारी पार्टी के दूसरे और एक और इसके बाद में छोटा सा पॉइंट है, तो सभापति महोदय, अगर हम सेंसस टाइम पे नहीं कराएंगे तो हमारे देश के अंदर लाभार्थी अलग अलग स्कीम्स के हम तय नहीं कर पा रहे। 15 करोड़ तो मैंने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का कहा, फिर हमारे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का, PLFS का NSSO सर्वे करता है, हमारे हेल्थ स्कीम्स के सर्वेज होते हैं, वो सारे के सारे सर्वेज गलत होंगे अगर हमारे एनुमरेशन ब्लॉक्स नहीं होंगे। तो हमारे सेंसस टाइम पे होना चाहिए। हमारा 2020-21 के अंदर 85% पैसा सेंसस के अंदर जो था लैप्स हुआ, समझ में आता है कोविड का समय था, लेकिन 21-22 में 86% लैप्स हो गया, 22-23 में 85% लैप्स हो गया, 23-24 में 65% लैप्स हो गया, और पिछले वर्ष 58% पैसा लैप्स हो गया। ये कैसे, इसको कैसे आप जस्टिफाई करें? आप 20-21 का तो समझ में आता है कि चलिए कोविड है, 85% लैप्स हो गया, लेकिन उसके बाद में जो टोटल बजट अमाउंट है और जो स्पेंट अमाउंट है उसके बेसिस के ऊपर करें तो सारा पैसा आपका लैप्स हो गया। मैंने केवल एक बात मैंने पूछा, समाप्त करें माननीय सदस्य, बात पूछा, समाप्त करें, कि जो मंत्रालय के लोग आए थे, मैंने केवल एक बात पूछा कि आप हमें यह वायदा कर दें कि इस साल सेंसस पूरा कर देंगे, लेकिन कोई वायदा नहीं हुआ। जो अभी इस साल का भी बजटरी एलोकेशन है उसके हिसाब से हमारा इस साल भी मुझे नहीं लगता कि सेंसस हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे, और हमारे देश की गरीब जनता फिर भी महरूम रहेगी क्योंकि उनको लाभ नहीं मिल रहा। मैं चाहूंगा गृह मंत्री इस पे भी कुछ कहना चाहते हैं, जब जवाब देंगे तो हम लोग सुनना चाहेंगे, इसके ऊपर भी, सेंसस के ऊपर हम लोग सुनना चाहेंगे। आखिर बात मैं बोलना चाहूंगा, हमारे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर बजट हमारा ज्यादा होना चाहिए।
क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं हमारे यहाँ पे बढ़ रही। दुख की बात यह है, समाप्त करें माननीय सदस्य। दुख की बात यह है कि हमारे पूरे बजट में जो बी में इंक्रीज हुआ है, बी से आरई, वो 5.83% है गृह मंत्रालय का, पूरे देश का 7.4% है। लेकिन प्राकृतिक आपदा में रिलीफ ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज में कटौती कर दी गई है 7.5% की, जबकि प्राकृतिक आपदा नेचुरल कैलामिटीज हमारी बढ़ रही हैं। हम सब लोग जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और ज्यादा खर्चे होंगे, लेकिन और ज्यादा खर्चे जिसमें होंगे उसमें आप 7.5% की कटौती कर दें तो यह बड़े दुख की बात है, इसको भी आपको देखना चाहिए। एनडीआरएफ जो हमारा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस पुलिस फोर्स है, उसमें 23% की वैकेंसी है पुलिस फोर्स, उस रिस्पांस फोर्स के अंदर 23% लोग उसमें कम है। टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ 18,597 की और एक्चुअल 14,197 की। तो सभापति महोदय, जब हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हम कैसे प्राकृतिक आपदा के ऊपर हम खर्चे के अंदर कटौती कर सकते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम था। अब समाप्त हुआ भाषण माननीय सदस्य। आखिरी वाला पॉइंट एक बार बस ये वाला खत्म कर लेने दें सभापति महोदय। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम था, 23-24 में एक्चुअल खर्च हुए 198 करोड़, 24-25 में बी घट करके 105 करोड़, 24-25 में आरई 25 करोड़ और 25-26 में बी 4 करोड़। 198 करोड़ से कम होते होते ये 4 करोड़ के ऊपर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम पहुंच गया। आप बताएं कि किस तरीके से हमारी प्राकृतिक आपदा के ऊपर ये काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। श्री शरणजीत सन्नी जी, शरणजीत सन्नी जी बैठे बैठे, आप बैठे। शरणजीत सन्नी जी प्लीज स्टार्ट। थैंक यू चेयरमैन साहब, मैं आपका धन्यवादी हूँ। आप बैठे प्लीज, आप बैठे। मंत्री जी आप बैठे प्लीज। अध्यक्ष महोदय, आपका सब रिकॉर्ड में आ गया है, आपका रिकॉर्ड में आ गया प्लीज। गलत जाएगा अध्यक्ष महोदय, उनका कोई रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, आपका रिकॉर्ड में जाएगा। बोलिए सर। मेरा टाइम आपसे शुरू करना। सर धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जैसे 50% से ज़्यादा लोग देश के खेती पे आधारित हैं और इनमें ज़्यादातर लोग खेत मजदूर हैं। किसान के साथ टोटल जितने मजदूर हैं देश के, उसका लगभग 65% लोग खेत मजदूर हैं जो इस पे आधारित है। तो मेरा सबसे पहले डिपार्टमेंट के नाम पे ऑब्जेक्शन है। मैं चाहता हूं और मेरा ये आग्रह है, रिक्वेस्ट भी है और सजेशन भी है कि डिपार्टमेंट का नाम एग्रीकल्चर फार्मर एंड फार्म लेबर वेलफेयर होना चाहिए, ताकि जो खेत मजदूर है उसमें उसको भी वेलफेयर के जो सरकार की स्कीमें हैं उसका फायदा मिले। अगर कर्जा माफ होता है तो किसान के साथ साथ उसका भी हो। और जो ये आप सम्मान निधि देते हो, ये 6,000 साल है जो कि बहुत कम है, इसको बढ़ाकर 12,000 होनी चाहिए और साथ को खेत मजदूर को भी ये मिलनी चाहिए। मेरा समय बहुत कम है, इसलिए बहुत जल्दी से मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। खास तौर पे जो सर शेयर ऑफ द डिपार्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू टोटल सेंट्रल प्लान है, वो पिछले 5 साल से कम हो रहा है लगातार। 21-22 में 3.53% था, 22-23 में 3.14% रह गया, 23-24 में 2.57% रह गया, 24-25 में 2.54 रह गया और आज मात्र 2.51% आपने कर दिया है। और हर रोज हर साल आप ये खर्चा जो है वो कम कर रहे हैं। और इससे अलावा जो शेड्यूल कास्ट सब प्लान में है वो पैसा यूज ही नहीं हो रहा। आप हर साल बड़े बड़े ऐलान कर देते हो खेती में इतना शेड्यूल कास्ट सब प्लान में खर्च होगा, लेकिन खर्च होता नहीं। लास्ट ईयर भी 21,551 रुपए रखे गए और एक्चुअल 7,106 रुपए दिए और वो भी खर्च नहीं हुआ पूरा।
तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि इसको दलित गरीब लोगों के लिए भी खर्चो। जो पैसा दलित गरीब लोग के लिए रखते हो आप, वो खर्चते ही नहीं हो, तो कैसे चलेगा? गरीब कैसे उठेगा? मजदूर कैसे उठेगा? सर, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अनाज पे इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का, कम करने का अब सरकार प्रावधान है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने तो कह ही दिया है कि हम रेसिप्रोकल टैक्स लाएंगे, और भारत सरकार की क्या तैयारी है? और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार मान गई है कि इंपोर्ट ड्यूटी अनाज पे हम कम करेंगे। ये अमेरिका के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दोगे तो देश के अनाज का क्या बनेगा? इस पे मैं चाहता हूं ये जवाब दें। सर, क्रॉप रेजिड्यू बड़ा रौला पड़ता है जब पराली के दिन आते हैं, लोग धान काटते हैं तो आग लगती हैं और एनवायरनमेंट भी खराब होता है, लेकिन सरकार इसका कोई इलाज नहीं कर रही। मेरी प्रपोजल है, ये हमारी स्टैंडिंग कमेटी ने भी रिपोर्ट दी है कि 100 रुपया MSP के ऊपर किसान को दिया जाए, ताकि वो अपनी फसल काटने के बाद जो पराली है उसको उठाने का खर्चा 100 रुपये प्रति क्विंटल अगर आप देते हो MSP के साथ, तो वो अपनी फसल उठाएगा और उसकी जिम्मेवारी हो जाएगी उसको उठाने के लिए, आग नहीं लगाएगा। ये सर, मैं अब क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है, मैं आना चाहता हूं किसान आंदोलन पे, और ये सरकार किस तरीके से आज किसानों के आंदोलन को दबा रही है और किस तरीके से हमारी पंजाब की सरकार इनके साथ मिलकर किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। सर, पहले यहां दिल्ली में एजिटेशन हुआ, सरकार 750 किसान वहां शहीद हो गया एजिटेशन के दौरान। सरकार ने उनको उठाया वादा करके कि हम एक कमेटी बनाकर आपको MSP देंगे, आपकी डिमांडें मानी जाएंगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। साल भर उन्होंने फिर एजिटेशन शुरू किया, वो दिल्ली को आने लगे, तो सरकार ने वहां पूरा बंद कर दिया। हरियाणा में रास्ता किसानों ने नहीं रोका, रास्ता सरकार ने रोका हुआ है। इन्होंने वहां बंद किए, बैरिकेड सरकार ने लगाए हैं। वो तो दिल्ली आना चाहते। क्या आपत्ति है प्रधानमंत्री को, मंत्री साहबान को किसानों की यूनियन से मिलने से? आने देते उन्हें, यहां अलग जगह दे सकते थे, लेकिन इन्होंने रास्ता रोका और किसानों को बदनाम किया जा रहा है कि किसान एजिटेशन करते हैं, किसान रास्ता रोकते हैं, किसान पूरे देश को, अर्थव्यवस्था को हिला रहे हैं, जबकि किसान अन्नदाता है। जब मजबूरी थी, जब अन्न खत्म हो रहा था, जब उस समय भी किसान ने देश को अन्न से भरपूर किया और आज तक करता आ रहा है, लेकिन किसान को ये क्यों मारा जा रहा है? उनके साथ साथ विश्वासघात हो रहा है, उनकी पीठ में छुरा मारा जा रहा है। यहां से विश्वास देकर उठाया, वहां बैठ गए, वहां डलेवाल जी, उनके एक लीडर, वो भूख हड़ताल पे बैठे थे, उनके पास दोनों सरकारें गई कि हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं, आप अपने अनशन को बंद करके आप हॉस्पिटल से सहायता ले लो। वो मान गए, चलो ये सुनने को तैयार है, मैं हॉस्पिटल से सहायता ले लेता हूं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उनको बुलाया कि जी हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। 2 मीटिंग की, 4 मीटिंग की मीटिंग हो रही है, और उधर पुलिस की तैयारी हो रही है उनके आंदोलन को खत्म करने की और उनके आंदोलन को उठाने की। सर, ये विश्वास है, सरकार विश्वास से चलती है। अगर हमारा जो लोग है, वोटर है, उसका सरकार पे विश्वास ही नहीं रहेगा, अगर आप सरकार किसान को विश्वास में लेकर पीछे से उसकी पीठ में छुरा घोंसते हो, तो ये कैसे चलेगा सर? कैसे विश्वास रहेगा लोगों को? इन्होंने उनको बुलाकर उनको बातचीत की, साथ ही तैयारी कर ली, और रात को अंधेरे में वहां ले जाकर हजारों पुलिस आदमी वहां उनको उठा दिया। सर, ये कैसे? ये पंजाब के ही किसान के नहीं, पूरे देश के सरकार के साथ गद्दारी। ये पूरे देश के
सर ये बीजेपी की नीति है। इन्होंने देश के किसान को बर्बाद करने का पूरा तैयारी की हुई है। ये इनकी राजनीति है कि किसान वर्सेस अदर कर जैसे हिंदू वर्सेस अदर किया, वो इनका फेल हो रहा है। अब ये किसान वर्सेस अदर करके किसानों को मार रहे हैं और दूसरों को दिखा रहे हैं कि किसान ऐसे कर रहे हैं, जबकि ये किसान को मजबूर कर रहे हैं कि किसान सड़कों पे आए। ये किसान को मजबूर कर रहे हैं कि वो इनकी बात माने, लेकिन वो मांग क्या रहा है सर? एमएसपी क्यों नहीं देते? उसका राइट है। एमएसपी कोई खैरात नहीं है। एमएसपी की गारंटी देना जरूरी है। किसान का कर्जा क्यों नहीं माफ हो रहा है? खेत मजदूर का कर्जा क्यों नहीं माफ हो रहा है? ठीक है। बड़े बड़े इंडस्ट्री, अंबानी, अडानी हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपया। सभापति महोदय धन्यवाद। मैं ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत कृषि प्रधान देश के साथ भारत की अर्थव्यवस्था और भारत का रोजगार ये कृषि के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो अध्यक्ष महोदय, किसान की पैदावार को बढ़ाने के लिए एमएसपी के बारे में बहुत चर्चाएं की जा रही है। उधर की सरकार की तरफ से भी मैसेज आया, हरियाणा प्रदेश के चुनाव हो रहे थे, इन्होंने कहा कि हमने हरियाणा में 24 फसलों का एमएसपी दिया है। तो मैं सबसे पहले तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, ये एमएसपी अभी शुरू हुआ है या 14 से पहले भी था? क्योंकि 14 से पहले के लोग बात नहीं करते। मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूं, मुझे याद है देश की आजादी के समय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में भी एमएसपी का मुद्दा उठाया गया था और स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह जी ने इसको उठाया और उस वक्त देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि देश के विकास के लिए कृषि के उत्पादन का मूल्य देना अति आवश्यक है। तो तब से ये इशू चल रहा था और माननीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जब देश भीख का कटोरा लेकर के दूसरे देशों में गेहूं और दूसरे अनाज की भीख मांगता था, आज ये जो भारतवर्ष में क्रांति आई है किसान की और उसकी ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो एक कांग्रेस पार्टी की देन है। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों को कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। तो इसके अंदर अब बात आई एमएसपी की। मैं बताना चाहता हूं, अभी मेरे साथी अनुराग जी यहाँ है नहीं, 2014 में धान पर एमएसपी था 1310 रुपए और गेहूं पर एमएसपी था 1400 रुपए और 2024 में आज धान के ऊपर एमएसपी है 2320 रुपए और गेहूं के ऊपर एमएसपी है कुल 2450 रुपए। ये 10 साल में सर 1000 की वृद्धि हुई, लेकिन इस 1000 की वृद्धि में एक दिन चर्चा चल रही थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, डीएपी की बढ़ोतरी कितनी हुई? मैं मंत्री जी अपना जवाब देंगे। अपने जवाब में 1600 रुपए आज डीएपी का भाव है, जब यूपीए सरकार थी 900 रुपए था। यूरिया का भाव 265 रुपए था और आज यूरिया का भाव 300 रुपए से ज्यादा है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि वृद्धि तो आपने 10 साल में 1000 रुपए की कर दी, 100 रुपए पर ईयर, लेकिन जिस तरीके से यूरिया के भाव, कीटनाशक दवाओं के भाव, जो कीटनाशक दवा 200 रुपए का डब्बा आता था आज वो 850 रुपए का है। जो बीज 50 रुपए किलो था आज वो इन 10 साल में वो 150 रुपए किलो हो चुका है। तो यानी कि किसान की पैदावार को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाने वाली चीजें बढ़ती जा रही हैं और किसान का जो एमएसपी है वो घटता जा रहा है। क्योंकि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, माननीय मंत्री जी भी गए थे, कि हमारी सरकार बना दो, हरियाणा में 3100 रुपए का भाव दे देंगे। आज तो हरियाणा में 2300 रुपए भी नहीं मिला सर। कुल 1600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की फसल हरियाणा में, पंजाब में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में कोड़ियों के भाव खरीदी गई। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगा, या तो इसकी जांच कराओ, अगर 10% भी धान एमएसपी पे बिका हो हरियाणा पंजाब में तो मुझे दंडित कर देना, वरना जिन लोगों ने ये पैसा लिया है क्योंकि किसान के खाते में पैसा पूरा भेजा और ये कहा गया कि तेरा मॉइस्चर ज्यादा है,
तेरा ब्रोकन ज्यादा है, किसान को कम पैसे दिए गए। ये लूट है इस एमएसपी के ऊपर। और मैं याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, याद होगा यूपीए सरकार में सर आपने स्वामीनाथन कमीशन का इशू उठाया था। स्वामीनाथन कमीशन की लड़ाई लड़ने के लिए बीजेपी के लोग अर्धनंगा होकर के सड़कों पर घूम रहे थे, और जब सरकार आई दुम छुपा करके बैठ गए। मैं विधानसभा का सदस्य था और उस वक्त के आज इस हाउस के सदस्य नहीं, हमारे कृषि मंत्री जी बोल रहे थे। मैंने कहा धनखड़ साहब याद करो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए आपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था, क्यों नहीं लागू हुई? और इसी दौरान स्वामीनाथन कमीशन के जो मद थे उनको पूरा करने के लिए यूपीए सरकार में तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर बनाया था, और ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल जी थे, मायावती जी थी, और माननीय नरेंद्र मोदी जी भी उस वक्त यूपीए की सरकार में बनाए गए थे। याद होगा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आपको भी। तो उस वक्त ये फैसला हुआ। आज जो बात करते हो आप किसान के कर्ज की, यूपीए सरकार में 60,000 करोड़ रुपया किसान का माफ हुआ तो यूपीए सरकार में हुआ, और आपने 17 लाख करोड़ रुपया चंद परिवारों का, साहूकारों का, धन्ना सेठों का माफ करने का काम किया। इस देश के लोग ये चाहते हैं कि खून और पसीने की कमाई से सुखी धरती का सीना चीन करके इस देश का अन्न हम पैदा करें और हमारे अन्न का लाभ चंद लोग उठाएं, धन्ना सेठ उठाए। मैं इसका विरोध करता हूं। और मंत्री जी अब ये अनुराग जी चले गए। आज कल ही मैंने पढ़ा है, आज हिमाचल का किसान बड़ा दुखी है कि कहीं अमेरिका से जो सेब आएगा वाशिंगटन से, अगर उसकी एक्साइज ड्यूटी आपने कम कर दी तो हमारा सेब रुड़ जाएगा। तो इसलिए मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि किसान के खेत में जो फसलें पैदा होती हैं उनका भाव ज्यादा से ज्यादा दिलाने का काम करें। और मैं तो एक और कहना चाहता हूं, हमारे साथी कह रहे थे मंडियों का एक सर्कुलर आपने और निकाल दिया है। 25 नवंबर 2024 को कृषि विपणन पर जो चिट्ठी निकाली गई है वो किसान के लिए काला संदेश है, काला वारंट है। यदि इस देश में विपणन का सिस्टम जो आपकी चिट्ठी में मैंने पढ़ा उसको लागू कर दिया गया, किसान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप बात करते हैं कि किसान निधि, सर 2019 से लेकर के आज तक 6 रुपये मिलते हैं ना किसान को, 6,000 रुपए, 6,000 है ना। अब आए डीजल के दाम। डीजल के दाम उस वक्त डीजल के दाम थे 2004 में 22 रुपये, पेट्रोल के थे। अब मैं बताना चाहता हूं बीजेपी के साथियों को तकलीफ होगी। 2004 में मंत्री जी 22 रुपए और आज डीजल है 100 रुपए। कितना बढ़ा? एक ड्राम में 7,000 से ऊपर पैसे बढ़ गए। ये बात आप सर लोगों को बताओ। देते हो 6,000 रुपए साल में और एक ड्राम में लेते हो किसान से 7,000 रुपए। आप किसान के सबसे बड़े विरोधी सरकार है। तो आज ये भारतीय जनता पार्टी नीच सरकार है जिसने किसान के तेल का लाभ उठाने के लिए 2014-15 में 29,289 करोड़, डीजल 42,880 करोड़, 2015-16 में 29% की वृद्धि हुई। 2019-20 में सर 2,30,000 करोड़ रुपए का मुनाफा इन लोगों ने डीजल से हुआ। यदि एक किसान का कर्जा माफ कर देते, सारे देश के किसान पर 2 लाख करोड़ रुपए कर्जा नहीं है, तो मंत्री जी आप इस देश के किसान का कर्जा माफ कीजिए। किसान का जो डीजल आपने इतना महंगा बेचा है, करोड़ सस्ता था, उसका जो प्रॉफिट आपने कमाया है वही किसान को दे दे तो इस देश का किसान इस कर्जे से बच जाएगा। और हजारों हजार किसान जो आए साल आत्महत्या करने पर विवश हैं, उनकी भी जान बच जाएगी। तो अध्यक्ष महोदय, अब आगे एक सिंचाई की बात। खेती को पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई चाहिए ना जी। सिंचाई में क्या किया इस सरकार ने? SYL नहर, कानून का राज नहीं मानती है सरकार, कानून को नहीं मानती। अगर कानून को केंद्र की सरकार मानती, सुप्रीम कोर्ट ने SYL नहर के लिए कहा कि नहीं मंत्री जी कि नहर खुदवाओ SYL? आपने खुदवाई है क्या आज तक? आज वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर यहां से चले गए, मैं उनका सुन रहा था वक्तव्य। SYL का हमारा मामला पेंडिंग। लखवार 82 डैम थे, यूपीए सरकार के टाइम में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में शुरू हुए
और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की सरकार थी, हमने उस पर पैसा खर्च किया। आज ये बताइए कि उस वक्त से लेकर के आज तक लखवार व्यासी डैम के ऊपर आपने क्यों नहीं काम शुरू कराया? क्यों? कभी किसान की आमदन, किसान को सस्ता पानी ना मिल जाए नेचुरल रिसोर्सेज से, उसके उपज के दाम ना बढ़ जाए, किसान को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और अध्यक्ष सभापति महोदय, खेती के ऊपर जहां तक हमारे साथी कहते हैं जीएसटी है 12%, आप भी मानोगे मंत्री जी, जीएसटी है 12%, और सोने के ऊपर आपने जीएसटी कितना लाया? 3%, क्योंकि किसान के उपकरण के ऊपर 12%। आप किसान को कहां तक मारोगे? और जब किसान, इस देश का किसान धरना देता है, आप उस मीटिंग में गए थे, डल्लेवाल साहब को उनको गिरफ्तार करा के आ गए, लाठियों से किसानों को पीटा गया। सर, आजादी के बाद यदि इस देश में, कहता हूं कि ऐसा राज है भारतीय जनता पार्टी का किसान के लिए जैसा अंग्रेज का राज था। या तो अंग्रेज के राज में लाठियां पड़ती थी, या भारतीय जनता पार्टी के राज में लाठियां पड़ी। 730 किसानों को शहादत दी, उसके बाद आप फिर दोबारा से वही कानून लाना चाहते हैं। हम इसका विरोध करेंगे। और मैं कहना चाहूंगा मंत्री जी से, ऐसे काले वारंट जारी मत करो जिससे किसान को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। तो आपने बात कही थी नरेगा की, मैं एक राय भी देना चाहता हूं कि इस मनरेगा को खेती के साथ जोड़ दिया जाए। और मनरेगा के ऊपर मंत्री जी वाहवाही लूट रहे हो। आपने कब चालू करी थी? ये चालू करी थी कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए सरकार ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। पूरी दुनिया में यदि सबसे बड़ा रोजगार का एक सिस्टम अडॉप्ट किया था तो यूपीए सरकार ने किया था। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि किसान के भलाई के लिए आपका किसान लिख तो दिया कि किसान कल्याण महकमा, किसान कल्याण विभाग, किसान के कल्याण के लिए क्या किया है? किसान के कल्याण के लिए काम किया है। एमएसपी दिया नहीं, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करी नहीं। ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर की जब बात आई थी तो उस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूं सभापति महोदय, 3 लाख रुपए तक का शॉर्ट टर्म, आपको याद होगा नेशनलाइज बैंक 12% देते थे, तो यूपीए सरकार ने उसको 3-4% किया था। और हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हुड्डा साहब थे, हमने आज से 11 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले उसको माफ कर दिया था। अगर माफ नहीं हो तो ये धर्मवीर बता देगा, बता दिए भाई, कह रहा था हरियाणा में माफ। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपसे, यानी कि किसान के खेत के उपज को बढ़ाने के लिए जो कल पुर्जे लगाए जाते हैं उनमें इतना भारी टैक्स, और सोने के ऊपर 3% टैक्स। आप जीएसटी को, आप एमएसपी को कानून की गारंटी क्यों नहीं बनाते? क्योंकि आपकी जो ये लूट का सिस्टम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के धरना सेठों के लिए दिया है। तो इसलिए मंत्री जी मेरा आपसे एक निवेदन है, घड़ी ना देखो, ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं वैसे ही थोड़ा बोलूंगा। अब एक बात आई थी प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, मंत्री जी ने बड़ा विस्तार से उस दिन बताया था। मैं बताना चाहता हूं मंत्री जी कि प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना में बहुत बड़ी लूट हो रही है। हमने जब इसको शुरू किया, पहली बात तो मैं सदन को बताना चाहता हूं, और मंत्री जी ने अपने जवाब में बनाना चाहिए, किसान कृषि बीमा योजना किसके राज में शुरू हुई मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय, ये कांग्रेस के राज में शुरू हुई थी। कांग्रेस ने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के 100 मत 115 में से उसी वक्त लागू करने का प्रयास किया था। एक काम हमसे अधूरा रहा था, एमएसपी की कीमत कैसे निर्धारित करें। C2 प्लस 50% का आपने 11 साल में ये फार्मूला लागू करने का काम नहीं किया। बाकी जो ब्याज की माफी की बात थी, इंटरेस्ट की माफी की बात थी, ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के चंद धन्ना सेठों का, उनका तो किया, लेकिन किसान का कोई भला नहीं किया। किसान को लूट थी, आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी की सरकार से पहले, यूपीए से पहले, इतना सस्ते भाव से जमीन एक्वायर की जाती थी। और लैंड एक्विजिशन की लड़ाई माननीय राहुल गांधी जी ने भट्टा परसोल से लेकर के एक लड़ाई लड़ी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राहुल जी और उनके साथियों को गिरफ्तार किया। राहुल जी क्या कह रहे थे? राहुल जी केवल एक बात कह रहे थे
कि जिस तरीके से लैंड एक्विजिशन एक्ट हरियाणा में बनाया हुआ है पूरे देश में लागू हो और उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया, फिर भारतवर्ष की हमारी यूपीए सरकार ने लागू किया और आपने आकर के सर उस लैंड एक्विजिशन एक्ट को भी बदल दिया। आपने उसमें 2 धाराएं ऐसी गलत जोड़ दी कि किसान की जमीन लूटने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो इसलिए मैं आप मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि नरेगा के लिए और विशेष तौर से एमएसपी के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा इसको कानून की गारंटी का दर्जा दे दो। सर आप भी मानोगे किसान को एमएसपी को कानून की गारंटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बता दो, आप बता दो तो बताओ मंत्री जी, मिलनी चाहिए। अगर एमएसपी को कानून की गारंटी दोगे तो इस देश का किसान बचेगा, तब हम मानेंगे। अगर एमएसपी को कानून की गारंटी नहीं दी, आप किसानों के सबसे बड़े शत्रु हो। और इस देश में यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार आज होती, किसान को लाभकारी मूल्य देते। आपने तो जनता को भ्रमित करने का काम किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2022 में हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। सर आपका इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है? 2024 की ग्रोथ रेट जो है वो गिर करके 2022 में आ गया 4.7 से लेकर 1.4 तक, यानी कि किसान की आय घटी है। किसान की आय घटने की वजह से किसानों के बेटे रोजगार नहीं है, हरियाणा में रोजगार नहीं है, देश में। मोदी जी ने जो वायदा किया था कि 2 करोड़ लोगों को सारा साल मैं रोजगार दूंगा, अगर वो रोजगार मिल जाता किसान के बेटों को, डोंकी के माध्यम से बाहर क्यों जाते? तो इसलिए मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है किसान को और किसानी को बचाना है, तो स्वामीनाथन कमीशन के जो मद बचे हैं हमने बहुत लागू कर दिए थे। आपके जो बचे हैं C2 प्लस 50% का फार्मूला, आप उसको लागू करवाओ मंत्री जी। अगर वो लागू नहीं हो पाता तो हम ये सोचेंगे कि केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन ला करके इस देश को अन्नदाता बना करके सारी दुनिया में हमने अन्न बेचा था। आप इस तरह का भंडारण की बात करते हैं। एक अंत में कहना चाहूंगा सर, भंडारण भी कुछ लोगों को दे दिया। मेरा मंत्री जी से एक सुझाव है, एफसीआई के पहले जो गोडाउन होते थे मंत्री जी, वो खुली छूट पे पुल भी दिए जाते थे। आज एक ही व्यक्ति को पूरे भारतवर्ष के भंडारण का काम जो दिया जा रहा है, मैं उसकी निंदा करता हूं। और मंडियों को बंद करने का जो काम, जो चिट्ठी आपने लिखी है, तो दोबारा मंत्री जी उस चिट्ठी को मंगवा लो, वरना इस देश का किसान और मजदूर सड़कों पर आकर के आपके खिलाफ लड़ाई लड़ने में विवश हो जाएगा। पहले 730 किसानों की शहादत आप ले चुके हैं। आप तो अंग्रेज से भी खतरनाक निकले। अंग्रेज के राज में कम से कम हमें यह था, हमारे पूर्वजों ने, हमने देश आजाद कराना है। आज आजादी के बाद भी एक ऐसा राज इस देश के लोग ले आए कि किसानों को शहादत देनी पड़ी। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये छोटा सा बजट 2.7 बढ़ाया 5, ठीक बोलो, कृषि प्रधान देश, बार बार मंत्री जी को कि कृषि को मजबूत करेंगे, इतना थोड़ी बढ़ोतरी करके मजबूत करोगे क्या? थैंक यू ऑनरेबल मेंबर। तो इसलिए मैं इसकी निंदा करता हूं। धन्यवाद। Speaker sir, thank you for the opportunity given to me to talk on agriculture grants today. These government slogans are very good, but practically they are not up to the mark, which clearly shows that there are the 5 top slogans I'll say which government talks always. सबके साथ सबका विकास, अच्छा दिन आने वाले हैं, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, घर घर रोजगार, ये स्लोगन्स लेके आगे चलता है गवर्नमेंट। लेकिन एग्रीकल्चर, ये फार्मर्स जो है इस देश में, फार्मर्स 60% ऑफ द फार्मर्स इन दिस कंट्री, अरे आपका बजट देखो, 60% फार्मर्स के लिए जो इधर प्रोफेशनलिज्म चलता है इंडिया में, 60% फार्मर्स आर देयर who live लाइवलीहुड के लिए, उनके लिए आपका बजट कितना है? 3.8%। और 2024-25 में 1.41 लाख, 25-26 में वो भी काट के 2.5 कम करके 1,37,000 करोड़ खर्च किया। तो यही दिखता है, यही है सबके साथ सबका विकास बोले तो यही है क्या? फार्मर्स दिखते नहीं, फार्मर्स नहीं है क्या इस देश में? फार्मर्स के लिए नहीं करते? आपके जो कारपोरेट फ्रेंड्स ही दिखते क्या?
उनके लिए आप 3 लाख करोड़ तक लोन वेवियर किए, लेकिन फार्मर्स के लिए आप क्या किए 10 साल में? कितना लाख करोड़ कर्जा उतारा फार्मर का? वो नहीं कर पाया। मैंने ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके बारे में तो काफी चर्चा हुआ, कभी फार्मर के बारे में सोचने के भी वक्त नहीं है हमारे पास। एमएसपी तो बिल्कुल किया ही नहीं। स्वामीनाथन कमेटी रिकमेंडेशंस वो फुलफिल ही नहीं किए। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फ्लैगशिप क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम हैज बीन ब्रूटल, cut 22.9% from last year in this budget. PM किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए, वो भी 3 बार 2,000 रुपए देने की बात है। आज का कास्ट ऑफ फर्टिलाइजर क्या है, डीजल का है, सीड्स हैव गॉन स्काई रॉकेटेड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड रीथिंक इफ दे रियली वांट टू डू समथिंग टू द फार्मर्स। द बजट इज डिजाइन्ड for the sake of corporates. What is your suggestion? I am telling, sir, I am coming. You have given me 5 minutes, so I should tell everything now. So look in the facts. Increase in agriculture research and education funding is pathetic. मैं पहले बोलना ना है सर, क्या क्या किया फिर बाद में बोलता हूँ क्या करना है भी. Increase in agriculture research and education is funding is pathetic. 21 crore rupees, merely 3.05 rise. Climate change threatens crop yields. Makana and pulse bores are empty gestures without real financial backing. ENAM, National Agriculture Market. Integration remains slow, leaving farmers at a mercy of middlemen. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana remains riddled with corruption. Unlike the corporate-controlled government, I can proudly say that the Congress party always stood with the farmers. It's a UPA government in 2008 that implements under the leadership of then Prime Minister late Manmohan Singh ji, 60,000 crore loan waiver has been done. At the same time, when you look at the recent government in Telangana government formed last year, we have waived 21,000 crore loan at one stretch. Our Chief Minister Sri Revanth Reddy ji has done this loan waiver for 25.35 lakh farmers. The first year of government in 2024, the Congress government in Telangana has spent 70,000 crores on farmers, which is nearly 20+%. Here it is only 3.5. There it is 20+. So compare this. I am telling to the people of this country and also to my colleague, other side, that this is what we have done in Telangana. And now I want to tell that there are some issues which are being. Telangana also introduced bill other day, just 2 days back in Telangana, which was 62,786 crores out of 3.04 lakhs. Means this is again 20+% the Congress government in Telangana is doing for the farmers. That includes even 12,000 rupees for the farmers, sir. Here they are giving 6,000 rupees for 3 times 2,000, where we are giving 12,000 rupees at a stretch to the farmers, to the laborers especially who are labor who are not having lands. I am talking about the labor who are working in the farmlands, who doesn't have lands also are getting, that is called our laborers, what we are giving other than Raitu Bharosa, which is Pradhan Mantri thing. So for the other thing what we are doing, sir, let me tell you a few things. Now 500 rupees bonus to the farmers who are producing rice also given, sir. So what I am saying, with this system, 25 lakh acres से 40 acre तक हमारा cultivation बढ़ गया तेलंगाना में. So Telangana government purchasing also rice from the farmers. Kindly conclude. More than 5 minutes. No, I'm concluding, sir. 1 minute. Please conclude. Please conclude. So there are two things, sir, which I want to ask on behalf of you to the government. Telangana is trying to promote oil palm cultivation under National Mission on Edible Oils. NMEOP launched in 21-22. Our agriculture minister is in constant touch. So another issue is, sir, coconut in Telangana production is 1.37 nuts, sir. So we are asking, this is in our few districts. So we are asking the coconut
Just conclude. सर मैं आपकी आभारी हूँ. Just conclude. Conclude. Within 30 seconds, please. Sir, what I want is please legally guarantee MSP for all crops, nationwide loan waivers for small and marginal farmers, massive investment in climate resilient farming and irrigation projects, transparent insurance claims process under PMFBY with strong grievance redress mechanism. These are the things which I request. Thank you very much. Thank you, Chairman, sir. Given the paucity of time, I will come to the point straightly. हल जोतकर खून बहाकर फिर भी अंधाता लाचार है, खेतों में सोना उगाने वाला खुद भूख से बेजार है। कभी बारिश की मार पड़ी तो कभी सूखे ने रुलाया। मोदी सरकार वादे करती रही मगर किसने दर्द समझाया। कर्ज तले दबे हैं खेतों के राजा, हर दिन एक नई चुनौती है। फसल उगाने वाला खुद ही जीवन से हार कर रोनी है। हल की मुठ पकड़ने वाले अब रस्सी पकड़ के झूल रहे हैं। धरती माँ के ये सपूत सपनों संग ही धुल रहे हैं। बचाओ इन्हें, संभालो इन्हें, ये देश की शान है। किसानों की खुशहाली में ही भारत की असली पहचान है। थैंक यू सर जी, आपने तो पूरी स्पीच को पोएट्री में कह दी। तो दूसरों सर अभी तो शुरू भी नहीं किया सर। आप अगर सर प्रॉब्लम क्या है, इस सरकार ने अभी तो टोटल बजट एस्टिमेट इज 1,37,000 करोड़ विच इज 2.7% ऑफ द ओवरऑल बजट। अगर ये देखोगे इट वाज 4.69% इन 2021 जो कि अब घट गया है। एग्रीकल्चर ग्रोथ इज स्टैग्नेंट एट 3.6%। सिंस 2018-19 द कंट्रीब्यूशन टू ग्रोस वैल्यू एड इज स्टक एट 18%। इसलिए रास्ते पे सड़क पे किसान हर जगह पे अभी संघर्ष कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। उन्हें क्या चाहिए? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लीगल गारंटी, लोन वेवर, उनको एक मतलब जो भी उनको सम्मान है वो चाहिए। लेकिन सर ये चीज खाली हम एग्रीकल्चर बजट में नहीं देख रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी है, उनके रूरल डेवलपमेंट में देख रहे हैं। मनरेगा का जो बजट है इस बार 22% ऑफ द बजट विल गो इनटू पेइंग द लायबिलिटीज ऑफ लास्ट ईयर। तो मतलब जो 86,000 करोड़ बजट है वो बिल्कुल 22% कम है। प्रधानमंत्री आवास योजना ये बोले कि 2 करोड़ घर हम देंगे पिछले 5 साल में। सर वो 2 करोड़ घर में 1 करोड़ 50 लाख घर तो वो है जो पेंडिंग है। आपका जो आवास प्लस है 2018 में SCC लिस्ट है उसमें 1.5 करोड़ घर गया, तो खाली 50 लाख घर है जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलता है। सर ये आप देखोगे खाली किसान ही नहीं, आपने जो खत्म कर रहा हूं सर, किसान ही नहीं, फार्मर ही नहीं है, सबको धीरे धीरे लूटने का कर रहे हैं ताकि ये अपने जो कॉर्पोरेट फ्रेंड्स है उनको फायदा पहुंचा पाए और किसानों को नुकसान पहुंचा पाए। केसी वेणुगोपाल जी, आप आपके सदस्यों का नंबर खा जाते हैं, सब सदस्य आ जाएं। Sir, as per the answer, the screening of the non-communicable diseases is conducted by ASHA workers and ANMs. I think the Honourable Minister is aware of the 39 days agitation which is happening in Kerala by ASHA workers. Yesterday onwards, they started a hunger strike. State government is totally blaming on sender. Sender is blaming on state. This blame game will not help to solve the crisis, sir. Yesterday, the state government sources in Kerala saying that the Honourable Minister of Kerala approached for you, Honourable Union Minister, for an appointment which has been denied. There were this type of news are coming. My question, sir, my question to Honourable Minister, sir, when this scheme was conceptualized, that point in time it was a volunteer scheme, 2005. Now 22 years already 21 years already passed over. ASHA workers are doing big contribution in this sector. Sir, my question, whether these workers can be considered as laborers and whether the minimum wages to them should be given all over India and whether retirement elements also should be given, whether the ministry is going to solve the agitation issues. This morning we have read about a shocking case of huge amounts of cash unearthed at the residence of a judge of the Delhi High Court. Earlier, 50 members of parliament have submitted a notice to you regarding certain remarks that were made by a judge of the Allahabad High Court. You yourself have repeatedly called into question the urgency for judicial accountability. You have in fact directed the leader of the House on this issue. So I request
that you please make some observations on this and give necessary directions to the government to come up with a proposal for increasing judicial accountability. श्री गुरजीत सिंह ओजला। थैंक यू स्पीकर साहब। मेरा आपके जरिए मंत्री जी से सवाल है कि बॉर्डर एरिया में अमृतसर में जो हॉस्पिटल है टीबी का 1937 का बना हुआ देश की आजादी से पहले का, 100 का प्रावधान है बेड का वहां, लेकिन सर हालत बहुत पतली है, गरीब लोग ज्यादा वहां आते हैं। मेरा सवाल यही है कि टीबी की दिक्कत बॉर्डर एरिया के क्योंकि डेवलपमेंट कम है सर, सरकार कोई प्रावधान कर रही है कि ऐसे हॉस्पिटल जो बॉर्डर एरिया में है, जो देश की आजादी से पहले नॉर्दर्न इंडिया का बड़ा हॉस्पिटल है सर उसके लिए सरकार को ध्यान देगी, उसके प्रोफेसर भी कम है, फैकल्टी भी कम है सर। संजना जाटव। माननीय मंत्री जी, सभा पटल पे रखा है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाह रही हूँ कि जिन दवाइयों की सेल्फ जांच में फेल हुई, उन दवाइयों कंपनियों के नाम आप मुझे इस महान सदन में बताएं और उनके साथ की एफआईआर हुई है या नहीं हुई है। पिछले 5 वर्षों में जो नकली दवाइयों के कारण जिन लोगों की जांच हुई है, जान चली गई, विशेष रूप से जो ग्रामीण दूर दराज से क्षेत्र में जो सरकार जिन प्रभावी निर्दोष लोगों की जिस प्रकार उनको कोई मुआवजा मिला है या नहीं मिला है। माननीय मंत्री जी महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से बार मैं वही पूछ रही हूँ कि वेबसाइट में मैं क्या देखूं। मुझे आप इस महान सदन में बताओ कि भाई वो कंपनियां हैं, उनकी जांच तो हो, आप बोलो तो सही। Thank you very much, Honourable Speaker. I'm afraid, sir, this is a genuine problem. It has even affected our country's reputation abroad because spurious drugs have been sold. There were also reports that the army is receiving goods of substandard quality from many of our pharmaceutical manufacturers. So the real issue is a lack of credible central standards to actually inspect these firms. My own state of Kerala, sir, 90% of the drugs sold in my state are from other states. But we have no common central standard to evaluate the quality of the drugs that are coming. If there is a case, sir, you won't believe it, under the Act of 1940, you have to get the details about the constitution of the manufacturing and marketing companies in order to file a formal complaint in court. There is no central database, no central pool for obtaining these documents. We have to send letters to the drugs controller of the states or the union territory in which the manufacturer is located. Then if there are no answers, an investigative officer has to be sent to Uttarakhand or Himachal or somewhere else to physically pick up the documents. 90% of the time we don't get the documents. Sir, the problem is, what can the central government do about ensuring central standards, creating a common database to which state governments can have access, and thereby creating a central regulatory environment that protects the country's reputation from spurious drugs. Thank you very much. माननीय सदस्य श्री उज्जवल रमन जी। माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है। मैं कहना चाहता हूं, आज़ादी के 75 साल बाद भी प्रयागराज की धरती, जहां बुंदेलखंड की तरह हमारा इलाका है, पठारी क्षेत्र भी है, पहाड़ी क्षेत्र भी है, लेकिन टैंकरों से पानी की सप्लाई होती है। मैं कहना चाहता हूं, शंकरगढ़ टाउन एरिया है, जहां गर्मियों के मौसम में टैंकर से आज पानी दिया जाता है। जल शक्ति मंत्रालय का पैसा कहां जाता है पता नहीं चलता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ बड़ोखर एक गांव सभा है, एकदम मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, वहां पर भी पानी की सप्लाई टैंकरों से होती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र में न पानी पीने का है न सिंचाई का पानी है, तो लिफ्ट कैनाल की व्यवस्था होनी चाहिए। ये लाल बहादुर शास्त्री का क्षेत्र है, जहां से देश के प्रधानमंत्री चुनकर जाते रहे हैं। इस क्षेत्र की बदहाली का हाल मैं बयां करना चाहता हूं। यहाँ पर लिफ्ट कैनाल बननी चाहिए, टुड़ियाल लिफ्ट कैनाल को बढ़ाकर बड़ोखर को सिंचित करना चाहिए। मझगवा न्याय पंचायत में एक लिफ्ट कैनाल बनानी चाहिए और देवघाट में लिफ्ट कैनाल बनानी चाहिए। ब्लास्टिंग कूप बनाना चाहिए, चेक डैम हमारे इलाके में बनाना चाहिए, और जहां गंगा बहती हो, जहां जमुना बहती हो, लेकिन पानी का अभाव हो, मैं जल शक्ति मंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि प्रयागराज के क्षेत्र को बुंदेलखंड की सुविधा दी जाए, ज्यादा से ज्यादा पीने का पानी और सिंचाई के पानी की व्यवस्था की जाए, और लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता
जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। इस क्षेत्र को भी देखने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। Ma'am, I rise to present the demand for grants for the Ministry of Jal Shakti. हमेशा सुना है जल ही जीवन है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जल संकट का समाधान केवल जल संरक्षण में ही है। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। Jal Shakti's mission aims for a water secure India, but progress has been limited. Groundwater is depleting, millions lack drinking water, key projects are stalled, and Niti Aayog itself reports 70% of India's water supply to be contaminated. The government fails to fully utilize the budget and meet targets and refuses to support crucial state-center water projects. In Karnataka, projects like Upper Bhadra, Godavari Krishna Kaveri water sharing, Mekedatu, Kalasa Banduri Nala still await central backing. In Karnataka, we have aptly identified this Sarkar and by extension the Jal Shakti mission as Khali Chambu. Ma'am, let me share a few facts, a few of the alternate facts the centre uses. The government claims 80% of households have tap water under JJM, but in reality only 62% of these connections are fully functional and meet the 55-litre daily quota. Despite this, JJM faced a 68% cut in 2024-25, highlighting underutilization of funds. The government claims Atal Bhujal Yojana improved water conditions in 8,000 water-stressed panchayats, but only 37% of regions were reached and just 57% of the budget was utilized. Let me repeat, only 57%, madam. I'm concerned about the declining groundwater table in urban areas as well. I urge the ministry to address both rural and urban areas. कुएं में तो पानी है, लेकिन चंबू यानी बाल्टी या बर्तन को भरने की भी सामर्थ्य नहीं है इस सरकार में. Speaker Madam, the government consistently fails to utilize budgeted Jal Shakti funds year on year. Funds they themselves have budgeted. Why not direct these funds to the states it repeatedly overlooks? We Karnataka only get 13 rupees for every 100 rupees we contribute to the centre's coffers. Karnataka ranks 22nd out of 34 states in JJM. In financial year 2024-25, the centre allocated rupees 3,804 crore for JJM in Karnataka, but has released only rupees 570 crore, while the state spent rupees 4,977 crore, exceeding the agreed upon 60-40 centre-state ratio. Despite repeated appeals, protests, the centre has not released further funds, while Karnataka has fulfilled its commitment. This is plain authoritarianism. We Kannadigas work hard, pay taxes, only for the centre to pocket 87 of every 100 rupees we contribute. This is unjust. Speaker Madam, I would like to revisit a request I've repeatedly made at the past sessions, a challenge for the centre to support the Upper Bhadra project. This project supports irrigating 2 lakh hectares in 4 districts of Karnataka, Chikmagaluru, Chitradurga, Tumkur and Davangere. The centre had announced rupees 5,000. Please, just 1 second. 5,300 crore for the project, but as I mentioned earlier, they have not delivered. Madam, I just conclude, madam. Just concluded. Now, Manyere Davangere Bhadra Kaluveya tail end ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಹರಿಹರ, ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 5,700 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 150 ಕೋಟಿಯ ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಂ. Finally, I request माननीय सदस्य श्री जी सेल्वम जी, dues to Karnataka immediately, ensure माननीय श्री आनंद भदौरिया जी actually utilized. जल है तो कल है. धन्यवाद सभापति महोदया. माननीय श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल, प्लीज 8 मिनट. धन्यवाद सर. 8 मिनट्स. इट्स नॉट इन माय हैंड सर. धन्यवाद सर. माननीय सदस्यों ने रूल्स बनाए, उसके तहत प्लीज. धन्यवाद सभापती जी. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या कामकाजा संदर्भात मला मराठीमध्ये बोलण्याची आपण संधी दिली म्हणून मी मनापासून आपले आभार मानते. गृह मंत्रालय हे आपल्या देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी, राज्य सरकारांशी समन्वय साधण्यासाठी आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असे मंत्रालय आहे.
2025-26 अर्थसंकल्पामध्ये ते 2,33,211 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दुर्दैवाने वस्तुस्थिती अशी आहे की गृह मंत्रालयाची कामगिरी अत्यंत असमाधानकारक होत आहे आणि मोठे मोठे दावे जरी त्यांनी किती केले तरी पण गृह मंत्रालयाची परिस्थिती खालावत चाललेली आहे. सर, मी महाराष्ट्राच्या बीड जिल्ह्यामधून येते. ज्या बीड जिल्ह्याची चर्चा केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर पूर्ण देशामध्ये सातत्याने चाललेली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून माझा जिल्हा हा अत्यंत अशांत व्यवस्थेत चाललेला आहे, अशांत परिस्थितीमध्ये चाललेला आहे. काही महिन्यापूर्वी माझ्या महिन्याचा मस्साजोग म्हणून गाव आहे तिथला सरपंच संतोष देशमुख ह्याची अतिशय निर्घृण हत्या करण्यात आली आणि त्या हत्येनंतर संपूर्ण समतोल आमचा सामाजिक बिघडत चालला. आज त्या आरोपींना जोपर्यंत शिक्षा होत नाही, जोपर्यंत कायदा आणि सुव्यवस्थेचं अपयश परत एकदा या निमित्ताने उघडकीला आलेलं आहे, जोपर्यंत त्यांना शांतता राखण्यासाठी आमच्या काँग्रेस पक्षाने एक सद्भावना यात्रा तिथे आयोजित केलेली होती. आणि ज्याला सद्भावना यात्रा घेऊन आम्ही निघालो त्या रस्त्यात गावाच्या बाहेर जाताना 80 वर्षाचा एक वृद्ध माणूस त्याने आम्हाला सांगितलं की जर हे वातावरण थांबलं नाही तर आपल्याकडे मणिपूर सारखी परिस्थिती व्हायला वेळ लागणार नाही. 2 समुदायांमधलं इतकं उच्च पराकोटीचं भांडण झालेलं आहे आणि अशा वेळेला आमचा पक्ष सद्भावना घेऊन ते त्यांच्या समोर चाललेला आहे, ज्याच्याबद्दल आपण सगळ्यांनी कुठेतरी गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. देशाच्या गृह मंत्रालयाबद्दल बोलताना काही गोष्टींचा उल्लेख करणं आवश्यक आहे. आज आपली संपूर्ण पोलीस आणि निमलष्करी दल व्यवस्था संकटात आहे. संकटामध्ये आहे. मनुष्यबळाची कमतरता या विभागाची वाटत आहे. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस CRPF त्यामध्ये आवश्यकतेपेक्षा कमीत कमी 9% कमी लोक सध्या कामाला आहेत आणि सतत मानसिक ताणतणावात मानसिक अडचणीमध्ये असतात. निमलष्करी दलाच्या जवानांची स्थिती फारशी चांगली नाही. अनेक सैनिकांना सतत 14-15 तास काम करावे लागते आणि या परिस्थितीमुळे CRPFच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांमध्ये आत्महत्या करणं, मानसिक ताण आणि राजीनामा देण्याच्या तक्रारी वाढत आहे. सर, पोलीस आधुनिकीकरणासाठी 4,069 कोटी रुपयांचं बजेट देण्यात आलं होतं, परंतु गेल्या काही वर्षात 90% अनुदान वाटपच झालेलं नाहीये. ह्याची जबाबदारी कोणाची आहे? जर तुम्ही अनुदान आल्यानंतर सुद्धा वाटत नसाल तर ती जबाबदारी सरकारची आहे आणि ती सरकारने घेतली पाहिजे. या पोलीस दलामध्ये 33% महिलांना आरक्षण देण्याचं आश्वासन दिलं गेलं होतं. आज जर परिस्थिती अशी आहे की 33% ऐवजी फक्त 4% महिला पोलीस दलामध्ये काम करतात. ही वस्तुस्थिती आहे. सरकार दरवर्षी आपल्या सीमा सुरक्षित करण्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये लाखो कोटी रुपये देते, पण प्रत्यक्षात घुसखोरी, तस्करी आणि दहशतवादी कारवाया चालूच आहेत. बांगला आणि भारत बांगलादेशाच्या सीमेवर कंपाऊंड उभारण्याचं काम हे 78% फक्त पूर्ण झालंय. आपल्या सैन्याला पाकिस्तान सीमेवर अनेक नवीन आव्हानांचा सामना करावा लागतोय. सीमेपलीकडील दोन्ही शेजारी देशांकडून दहशतवादी कारवाया, घुसखोरी, ड्रग तस्करी असे धोके वाढत आहेत. गृह मंत्रालय नाही तर कुणाची जबाबदारी येते हे सांगा आपण. केंद्र सरकार वारंवार म्हणते आणि आता सुद्धा आमच्या एका सहकारी आता सांगितलं जम्मू काश्मीरमधली एवढी मोठी लिस्ट त्याने वाचून दाखवली. जम्मू काश्मीरमध्ये जर परिस्थिती सर्वसामान्य होतीये तर मग 41,000 कोटी रुपयांची एवढी मोठी तरतूद अर्थसंकल्पामध्ये जम्मू काश्मीरसाठी करण्यासाठी काय आवश्यकता होती? सर, मला ठिकाणी सांगावं असं वाटतं, मी स्वतः जम्मू काश्मीरची प्रभारी म्हणून काम केलेलं आहे. काश्मीरी पंडित हे फक्त राजकीय हत्यार म्हणून या लोकांनी वापरलं आणि त्यांना जगती येथे पहिल्यांदा सेटलमेंट करून द्यायचं काम हे आदरणीय आमचे भारताचे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग यांनी केलं. त्यानंतर ह्या लोकांनी त्यांना दिलासा देण्याचं काही काम केले. फक्त त्याचे पिक्चर काढा, त्याचा गवगवा करा असं काम ह्या लोकांनी केलेलं आहे. मणिपूरमधील जातीय संघर्ष 2 वर्षात थांबत नाहीये आणि सातत्याने तेथे वाढत चाललेला आहे. हा हिंसाचार थांबवण्यासाठी कुठलेही ठोस पावलं उचलली गेलेली नाहीत. राष्ट्रपती राजवट आणि AFSPA कायदा लागू करण्यात आला, पण ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे, हा कायमस्वरूपी तोडगा नाहीये. आणि अशा अनिश्चिततेच्या आणि हिंसाचाराच्या वातावरणामध्ये किती काळ लोक जगणार आहेत? माननीय प्रधानमंत्र्यांना मला विचारायचं आहे की सगळ्या जगभर आपण फिरता, सगळीकडे जाऊन फोटो काढता, परंतु मणिपूरकडे जायला तुम्हाला काही 2 मिनिटं वेळ मिळाला नाही आणि ह्याचं दुर्दैवाने आम्हाला सांगा वाटतं की ते जर आम्हाला बघायला मिळालं असतं तर बरं वाटलं असतं. आपत्ती व्यवस्थापनाबद्दल मला बोलावं असं वाटतं, कारण आजकालच्या गेल्या काही वर्षामध्ये वेगवेगळ्या राज्यांमधील लोक पूर असेल, भूकंप असेल, भूस्खलन असेल अशा अनेक नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देत आहेत. परंतु या काळामध्ये गृह मंत्रालय आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाचा प्रतिसाद अत्यंत उदासीन असल्याचं दिसून येतं. NDRF मध्ये 23% पदं ही रिकामी आहेत आणि या सरकारला ती त्वरित भरण्याची गरज वाटत नाही.
विविध राज्यांकडून 10,000 कोटी रुपये मदतीसाठी लोक मागतायत, परंतु मला मदत मात्र सरकारने केली नाही. आणि हे माझा आकडा नाहीये सर, मी ऑथेंटिकेट करेन. हा डिमांड्स फॉर ग्रांट्स रिपोर्ट बाय कमिटी ऑफ होम अफेअर्स यांनी 10 मार्चला हा रिपोर्ट सादर केलेला आहे आणि त्याच्यामधला हा आकडा आहे. 10,000 कोटी रुपये मागितले पण त्यांच्याकडे अजून पैसे जाऊ शकलेले नाहीत. राज्यांना मदत उशिरा आणि अपुऱ्या प्रमाणात दिली जाते. सर, वायनाडचं उदाहरण आता आमचे सारखे साऊथ इंडियामधले लोक म्हणतात, वायनाडमध्ये एवढी मोठी आपत्ती आली, भूस्खलन झालं आणि अनेक लोक बेघर झाली, परंतु वायनाडमध्ये मात्र मदत करण्याचं काम झालं नाही. 500 कोटी रुपयांचं फक्त कर्ज देण्याचं काम केलं या लोकांनी, म्हणून त्यांना मदत केली नाही. हे दुर्दैवाची गोष्ट आहे. आणि त्याचप्रमाणे हिमाचलमध्ये 500 लोक अधिक मेली. मागच्या 2023 मध्ये ज्याला पूर आला आणि ढगफुटी झाली त्याला 500हून अधिक लोक मेली. आणि या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये अनेक करोड रुपयांचं नुकसान 10,000 कोटी रुपयांचं झालं, परंतु राज्य सरकारला फक्त 433 कोटी रुपये सरकारने आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये दिले आहेत. सभापतीजी, नैसर्गिक आपत्ती कुठली सूचना देऊन येत नाही, परंतु त्याच्यावर आपण मात करण्यासाठी तयार असलं पाहिजे आणि ती जबाबदारी गृह मंत्रालयाची ठरते. सायबर गुन्ह्यांची संख्याही अनपेक्षितपणे वाढते. आजकाल आपण फोन कानाला लावला की आपल्याला सायबर गुन्ह्याच्या बाबतीत दक्षतेचा इशारा येतो. इतकं आपल्या प्रत्येकाला ते पाठ झाले. पहिलं 1 मिनिट फक्त आपण सायबर गुन्ह्याबद्दल बोलतो, परंतु 2022 पासून सायबर गुन्ह्यांमध्ये 24% वाढ झालेली आहे. गृह मंत्रालयाने यासाठी फक्त 24 कोटी रुपये दिलेले आहेत. ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. आणि तुम्ही सांगता की सायबर गुन्हे जे आहेत त्याच्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत असं सांगता, परंतु प्रत्यक्षात मात्र ती परिस्थिती नाहीये. अलीकडे दिसून आलेलं आहे. थँक्यू ताई. अलीकडे असं दिसून आलेलं आहे. थँक्यू ताई. अनेक राज्यांमध्ये सायबर गुन्ह्यांसाठी स्वतंत्र पोलिसांचे ठाणी सुद्धा नाहीयेत, ज्यामुळे सायबर गुन्ह्यांना पकडणे कठीण होत आहे. सभापती महोदय, आज जेव्हा आपला संपूर्ण देश डिजिटल क्रांतीकडे जातो, आपण म्हणतो, जेव्हा आपण म्हणतो की AI मध्ये आम्ही काम करतोय, आणि त्यावेळेला अजूनही आपण सायबर धोरण आपलं जर बघितलं तर फारच असुरक्षित आहे. देशातल्या तुरुंगांच्या परिस्थितीबद्दल तर न बोललेलं बरं. या देशामधले तुरुंग जे आहेत, कुणी स्वेच्छेने सभापतीची तुरुंगात जात नाही, परंतु देशातील तुरुंग त्यांच्या क्षमतेपेक्षा 131% अधिक भरलेले आहेत. कोंबलेले असतात लोक त्याच्यामध्ये. आणि त्यामध्ये सर्वात चिंताजनक गोष्ट म्हणजे 76% कायदे अजूनही प्रलंबित आहेत. लाखो लोक वर्षानुवर्ष तुरुंगामध्ये आहेत. 2 मिनिटं सर, वर्षानुवर्ष तुरुंगात आहेत. प्लीज कॉन्क्लूड. त्यांना त्यांच्या गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवलं जात नाही, फक्त ते पुढच्या तारखेची वाट बघत बसतात. साहेब, सभापती, भाजपच्या प्रसिद्ध वॉशिंग मशीन मध्ये जोपर्यंत जात नाही तोपर्यंत त्यांचे गुन्हे मागे घेतले जात नाहीत. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. हम सबको पता है कि आयुर्वेदिक भारतीय चिकित्सा की एक प्राचीन प्रणाली है जो हजारों सालों से मानवता का इलाज कर रही है, परंतु अभी हालत ऐसी है कि मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा समेत कई जिले में अभी तक आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है, जिससे छात्रों को दूर तक जाना पड़ता है और उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. मुझे जो 3 साल का लिस्ट मिला, इसमें भी गुजरात का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाने का एक भी डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है. मुझे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना है कि क्या मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा में आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की कोई योजना है? मेंबर. अध्यक्ष महोदय, गुजरात में आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज कराते हेतु जाने वाले मरीजों से शिकायत प्राप्त होती है कि सरकारी आयुर्वेदिक अस्पतालों में स्टाफ और डॉक्टरों की कमी के कारण सही से इलाज एवं अन्य सुविधाएं नहीं मिलने पाती है. इसलिए मुझे माननीय मंत्री से जानना है कि इन अस्पतालों में स्टाफ एवं डॉक्टरों की भर्ती करने के हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं और कब तक किए जाएंगे? डॉक्टर विष्णु प्रसाद. Thank you, Speaker, sir. We all know India is very famous for its Ayurvedic medicines. For many centuries,
Ayurvedic medicine has been very popular. But unfortunately, though government is trying to promote Ayurvedic Medical College, in 2023-24, in your answer you have given there is no college being permission. Letter of permission was not given to any college. But in 24-25, there are 2 colleges you have given LOP. I would like to know through Honorable Speaker, what was the reason there was no permission given to any college? Is there any stricter norms, or whether there can be any relaxation in the norms in starting a new medical college? Thank you, sir. Sir, the total budget allocation on health and family welfare is 95,957 crores, out of which 14.26%, that is 9,406 crores, allocation is given to the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. And everybody knows that CAG had found 300 crore scam and in this Ayushman Bharat Yojana, and out of 6.66 crores claims processed by the National Anti-Fraud Unit, 2.7 lakhs claims found from the private hospitals amounting to rupees 562.4 crores were found to be inadmissible. So this amount is siphoned more than 500 crores rupees and committed the fraud. And even most of the amount is crores of rupees are spent on the advertisement. My specific question to the Honorable Minister is whether the government, instead of spending on advertisement on such schemes where the frauds is committed near about more than 500 crores rupees, आप the government, my question is, पहले भी आग्रह किया, संक्षिप्त में प्रश्न पूछो, संक्षिप्त में जवाब मंत्री। Sir, my specific question is whether the government will utilize maximum fund of budget allocation to create the infrastructure and facilities to treat all kind of diseases in all government and medical hospitals. माननीय श्री चंद्रकांत हंडोर, डिमांड टू एबॉलिश बोध गया टेम्पल एक्ट 1949। सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, हजारों वर्ष पूर्व भारत देश के महान राजा सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार और अमल करने के लिए बिहार के गया जिले में भगवान बुद्ध का भव्य मंदिर बनाया। बिहार सरकार ने 1949 में बौद्ध गया मंदिर के बेहतर प्रबंधन के लिए बोध गया टेम्पल एक्ट बनाया। इस अधिनियम के अनुसार मंदिर प्रबंधन समिति के कुल 9 सदस्य की समिति बनी। उनमें 4 सदस्य हिंदू और 4 सदस्य बौद्ध और गया जिले के कलेक्टर ये पदासीन अध्यक्ष रहते हैं। कुछ सालों से मंदिर समिति के सदस्य में मंदिर को लेकर गंभीर मतभेद चल रहे हैं। बौद्ध गया मंदिर व्यवस्थापन के कुछ सदस्यों ने सत्य, अहिंसा, सद्भावना, करुणा, प्रेम, यह भगवान बुद्ध की विचारधारा को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा है, शुरू किया है। ये बात जब देश के बौद्ध समुदाय में फैली तब तमाम बौद्धों ने मंदिर समिति बर्खास्त करके बौद्ध मंदिर का संपूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण बौद्ध समुदाय को दिया जाए, ये मांग की और देश भर आंदोलन शुरू किए। सभापति महोदय, आज सभी धार्मिक संस्थानों के, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो या गुरुद्वारा हो, आमतौर पर अनेक उनके संबंधित समुदाय द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। तो अभी सवाल ये उठता है कि महाबोधि मंदिर जो विश्व भर के लोगों का प्रेरणा स्रोत है, वो अपवाद क्यों बना हुआ है? बौद्ध मंदिर भी बौद्ध जन समुदाय को सौंप देना चाहिए, जबकि केंद्र सरकार ने अनेक कालबाह्य ब्रिटिश अधिनियम रद्द किए हैं। इसी तरह बिहार सरकार के साथ विचार विमर्श करके बौद्ध गया मंदिर अधिनियम 1949 रद्द करे, बौद्ध समुदाय को यह मंदिर का प्रबंधन देने के लिए एक नया कानून निर्माण करने की मांग आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार को करता हूं। सभापति महोदय, माननीय पंतप्रधान मोदी जी
जब एब्रॉड में जाते हैं तो वहां कहते हैं कि मैं बुद्ध की भूमि से आया हूं। उन्होंने भगवान बुद्ध के पवित्र स्थल को जोड़ने के लिए बुद्धा सर्किट शुरू किया। हमारे नेता खरगे साहब, इनके नेतृत्व में कर्नाटक में अत्यंत भव्य दिव्य ऐसा बुद्ध विहार की स्थापना भी की गई है। तो ये महान अनुभव जब देश में भगवान बुद्ध का विचार का काम करते हैं तो बिहार के कुछ लोग ऐसा जो काम कर रहे हैं वो गलत है। तो मेरी मांग है कि उस 1949 का जो एक्ट है उसको एबोलिश करना चाहिए और नया कानून बनाना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं किलकारी प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उसके लिए सरकार का अभिनंदन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लातूर में किलकारी कार्यक्रम के तहत कितने प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को लाभ मिल रहा है, उनकी संख्या कितनी है। साथ में मैं ये भी जानना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र लातूर में किलकारी कार्यक्रम से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कितनी कमी आई है, उसकी संख्या कितनी है। थैंक यू सर। ऑनरेबल सप्लीमेंट्री। मैडम, मैं और पूछना चाहता हूं कि कोई भी सरकारी प्रोग्राम अगर आप लॉन्च करते हो तो उसके लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे रहना, मौजूद रहना जरूरी है। हमारे चुनाव क्षेत्र में जहां पर पिछले 10 साल से सिविल हॉस्पिटल की कमी है, प्राथमिक आरोग्य केंद्रों की कमी है, एमपीडब्ल्यूज की कमी है और एएनएम की कमी है। ऐसी परिस्थिति में प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम सरकारी उस एरिया में अच्छी तरह से चलाना मुश्किल है। ऐसी परिस्थिति में क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को ये सब चीजों में इंप्रूवमेंट करने के लिए आदेशित करेगी? थैंक यू। माननीय श्री रावत ब्रूस जी। Honorable Speaker, thank you for this opportunity. I am bringing to the attention of this Union government one of the most pressing issue of this country, an issue which is the difference between life and death. In a land celebrated for its ancient rivers and river traditions, the promise of clean, reliable water is enshrined as both in human right as well as sacred trust. The Jal Jeevan Mission, launched in the year 2019 with the ambitious goal of providing assured tap water supply to all 19 crore rural households by 2024, but has failed to meet the target. Now the scheme has been extended to 2028. Now, if the people open the tap, no water is coming, only air alone is coming. The Union government is focused on cleaning the river Ganga. It conveniently ignores other major rivers in India with the same equally important as sacred to the people of those regions such as Kaveri and Tambrabarani. I want to bring to your notice of the fate of one of the river of national importance called Tambrabarani. The gangs of South India, which is the lifeline of two states called Tamil Nadu and Kerala, and has international ramification affecting monsoon and climate change in the global level. This river forms a part of internationally acclaimed Agastya Malai Biosphere Reserve declared by UNESCO in the year 2016. And Agastya Malai is named after Saptarishi's age Agastya. This is the only perennial river in Tamil Nadu of national importance, which originates in Tamil Nadu and drains into the Gulf of Mannar, with its tributaries covering an area of about 4,400 square kilometers. As most of the existential catchment area lie in the Western Ghats, the river enjoys the full benefit of both the monsoons, which make the river perennial. At present, the river is subjected to lot of pollution, threatening its very existence, which warranted two sitting judges of the Madurai bench of the Honorable High Court at Madras, Honorable
Mr. Justice E.R. Swaminathan and Honorable Mr. Justice B. Pugalenthi to visit various parts of the river, taking into account of the enormity of the situation. This visit by the sitting judges, sitting judges is unprecedented in the history of our nation. I had also accompanied with the judges and visited all the places and the first-hand information about the pollution of other issues affecting the river. There is a due of 2.63 lakh of rupees from the 2 minutes. 2 minutes. This is the importance of my concerns. Only 1 minute. The river is considered as a sacred for all people in southern Tamil Nadu, across all religion, a unique testament to the secular nature of the Tamil Nadu. So the union government has to take it stride and do steps for the regeneration of the Tamarabarani river without showing any discrimination. While North India suffers from crop losses due to floods and the South India suffers from crop loss due to drought. Hence my request before this government is to release adequate funds should be given to the clean and regenerate the Tamarabarani river, allocate sufficient fund under AAA scheme for Nattur, Periyakulam and Kaduvatti canal, construct a dam with a capacity of 1,523 microfeet with an annual storage of under river interlinking across the country on mission mode on effective water management, saving millions of lives from both flood and droughts across the country. I call upon the union government to fulfill the aspirations of the people, particularly in the conservation of water, which has become scarce by day due to the effects of climate change. Thank you, Speaker, sir. Thank you.